इत मिशन कोरोना छेना, इत मिशन कोरोना छेना, इत मिशन कोरोना छेना। नमस्कार। यूनिसेफ CRA के संयुक्त प्रयास से बिहार कृषि महाविद्यालय की सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन पर आप सुन रहे हैं मिशन कोरोना और मैं हूं अनु और मैं ईश्वर चंद्रा। श्रोताओं, मिशन कोरोना ये हम सभी भागलपुर वासियों के लिए एक खास कार्यक्रम है जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए कोरोना से जुड़ी विशेष जानकारी। जी हाँ, कोरोना से अब मिलकर लड़ना है तो इसमें भागलपुर वासी भी पीछे कैसे रह सकते हैं। यह कार्यक्रम हमें बताएगा कि कैसे एकजुट होकर बिना डरे कोरोना से हमें दूरी बनाते हुए अपने काम पे निकलना है। हमें आपस में भी थोड़ी दूरी बनानी है और हमें कोरोना से लड़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी कुछ तकनीकी बातें हैं, ये सभी बातें हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अपनी भाषा में हम जानेंगे, अपनी कुछ स्थानीय जो कलाकार हैं, जो हमारे समुदाय के जो श्रोता हैं, उनके जरिए हम जानेंगे कि कैसे वो कुछ गा करके भी कोरोना के बारे में रचनात्मक तरीके से पेश कर रहे हैं। साथ ही कुछ डॉक्टर होंगे, हमारे वैज्ञानिक होंगे। तो ये मिशन कोरोना एक समग्र कार्यक्रम है, पूरा ये समेटते हुए है एक कोरोना के बारे में तमाम जानकारियों के साथ। जी, और इसमें पूरे के पूरे 10 एपिसोड जो कि जानकारियों से पूरा भरा होगा आप सभी के लिए। कोरोना से जुड़ा है ये, और इसमें कोरोना से जुड़े अलग अलग विषय पर आपको जानकारियां दी जाएंगी और इस पर पूरी समुदाय, जैसा कि ईश्वर जी ने आप सभी को कहा कि पूरे समुदाय की भागीदारी होगी, चाहे वो हमारे स्थानीय कलाकार हों, चाहे हमारे महाविद्यालय के वैज्ञानिक हों, सभी की भागीदारी इसमें होगी। तो आपको बता दें कि पहला एपिसोड है हमारा कोविड-19 की पूरी जानकारी को लेकर। आप मीडिया में काफ़ी कुछ सुन चुके हैं इसके बारे में, कई नए शब्द आए हैं। मास्क का जुगाड़ करना पड़ रहा है, उन्हें बार बार हाथ धोना पड़ रहा है, सैनिटाइज़र। तो इस तरह से कई ऐसे चीज़ें हैं जो एकदम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है और बनते चला जा रहा है। तो ये इसके पीछे की जो वैज्ञानिक पहलू क्या है उसे बहुत ही सहजता से आपको बताएंगे इस कार्यक्रम में आगे चल करके। फिलहाल हम चलते हैं अपने स्थानीय एक हमारे श्रोता हैं, साथ में ही अच्छे लिखते हैं और गाते हैं, ताराकांत ठाकुर जी। उनसे हम सुनते हैं कि वो कोरोना के बारे में अपनी जो भावना है, अपनी जो उनके अनुभव है, वो कैसे साझा कर रहे हैं इस गीत के। सुने के बहिना बदली गेलो छे आब जमाना, बदली गेलो छे आब जमाना। साफ सुथरा रहियारो, साफ सुथरा रहियारो, सावधानी छे अपनाना। सुनो हो भैया सुने के बहिना, सुनो हो भैया सुने के बहिना। मास्क पहनी के हरदम में छे रहना, 2 गज दूरी नहीं छे भुलाना। मास्क पहनी के हरदम में छे रहना, 2 गज दूरी नहीं छे भुलाना। मास्क पहनी के हरदम में छे रहना, मास्क पहनी के हरदम में छे रहना, 2 गज दूरी नहीं छे भुलाना। सुनो हो भैया सुने के बहिना, सुनो हो भैया सुने के बहिना। हमरा सब भय के मिली के कोरोना के छे हराना। हमरा सब भय के मिली के कोरोना के छे हराना। हमरा सब
सभय के मिली के कोरोना के छै हराना। मिशन छकै कोरोना, ई त मिशन छकै कोरोना, ई त मिशन छकै कोरोना। साफ सुथरा रहियारो, साफ सुथरा रहियारो, सावधानी छै अपनाना। सुनो हो भैया सुने गे बहिना, सुनो हो भैया सुने गे बहिना, सुनो हो भैया सुने गे बहिना। बदली गेलो छै आबे जमाना, बदली गेलो छै आबे जमाना। साफ सुथरा रहिया। बहुत ही खूबसूरत गायन ताराकांत ठाकुर जी द्वारा, जो हमारे समुदाय के, हमारे रेडियो के एक मुख्य श्रोता हैं, और उन्होंने इस गायन को अंगिका भाषा में, हमारी भागलपुर की जो क्षेत्रीय भाषा है, अंगिका भाषा में गाया। और उन्होंने इस गाने से कोविड-19 से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं अंगिका भाषा में, जो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कोविड-19 की वैज्ञानिक पहलू को जानने के लिए मैं लेकर चलती हूँ आपको ईश्वर जी और डॉक्टर शशिकांत जी के पास। कोरोना वायरस को और भी सहजता से आपको समझाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शशिकांत जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में। ये हम आपको बता दें कि प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से वैज्ञानिक हैं, और साथ में इनका मेडिसिनल प्लांट का जो असर होता है विभिन्न वायरस वगैरह पे, उस पर इनका काम भी इन्होंने किया है। तो काफ़ी नज़दीक से ये काफ़ी ये समझते हैं वायरस को। तो डॉक्टर सबसे पहले स्वागत है हमारा मिशन कोरोना कार्यक्रम में। हमारे श्रोताओं को जो मीडिया में तमाम बातें आती हैं जो कि कोरोना के बारे में, कोविड के बारे में, और कई नई नई चीज़ें और नए नए शब्द भी आ गए हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं उनको कोविड-19 को समझाने से पहले बताएं कि ये वायरस आखिर होता क्या है। धन्यवाद। सर्वप्रथम धन्यवाद आपको ईश्वर जी। वायरस विषाणु है। दुनिया में जितने भी तरह के जीव जंतु हैं सब एक कोशिका से बने होते हैं। ये वायरस जो होता है अकोशिकीय प्राणी है, सेल इसमें नहीं होता है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं है। इसके दो ही कंपोनेंट होते हैं, ऊपर में एक प्रोटीन का कोट बना होता है और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कि आनुवांशिक गुण को कैरी करते हैं वो डीएनए या आरएनए के होते हैं, बने होते हैं। प्रायः जो आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो विषाणु रखते हैं वो ज़्यादा घातक होते हैं, और कोविड-19 जो है आरएनए को ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में रखता है, इसलिए ज़्यादा घातक है। और वो जनरली जो है इस जो बीमारी, जो संक्रामक बीमारी जो पैदा करता है वो मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। हम लोग देखिएगा, हम लोग जो भी हैं, या तो भोजन, पानी, हवा, 3 चीज़ हम लोग बाहर से लेते हैं जी अपने शरीर के अंदर जी। उसमें से हवा एक ऐसी चीज़ है जो कि सब कोई को लेना माने भोजन जरूरी है। हवा हर किसी के लिए बिल्कुल जरूरी है। और वो सीधे जो है लंग्स में हम लोग के जाता है। इसलिए अगर कोई भी बीमारी जो हवा से उपजी हुई हो या हवा के कारण हुई हो, उसका ऐसे भी मतलब मारक क्षमता और माने वाटर बोर्न डिजीज मतलब जल से जो पैदा होता है उससे ज़्यादा होता है जी। तो इसीलिए आज मतलब पूरे विश्व में 213 माने राष्ट्रों में ये बीमारी का संक्रमण, यानी ये सर्वव्यापी हो गया है। हाँ, ये जो आज के समय में। तो श्रोताओं, आपने समझा कि ये वायरस वास्तव में विषाणु है और जिसे कि आप समझ सकते हैं सहजता से, और ये एक सजीव प्राणी इसे न समझा जाए। ना ये बिल्कुल सजीव प्राणी नहीं, सजीव है न निर्जीव है जी। ये दोनों के बीच की कड़ी है। उस वायरस का एक चीज़ और हम बताना भूल गए आप लोगों को, वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है जी। ये परजीवी है लेकिन ऑब्लिगेट है। ये होस्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब जिसका वायरस है उसी पे जिंदा रहेगा जी। अगर मैन का वायरस है तो मैन पे जिंदा रहेगा, अगर एनिमल पशुओं का है तो पशुओं पे ही रहेगा, एक दूसरे को वर्ड्स का है तो वर्ड्स पे रहेगा। लेकिन
आजकल जो हम लोगों का जो एक्टिविटीज़ है, जिसके कारण हम लोग बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारा अतिक्रमण हम लोग जो नेचर के साथ कर रहे हैं, तो वायरस जो दूसरे जगह का था, दूसरे सोसाइटी का था, मतलब या वर्ड्स का था, एनिमल्स का था, वो बाय एनी मीन्स किसी कारण से अगर वो हमारे सोसाइटी में आ जाता है तो इसी तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे आप प्लेग भी सुने होइएगा, प्लेग है, इन्फ्लुएंजा है, तो ये इस तरह की जो वायरस हैं वो पहले भी इसी मानव कारण समुदाय के लिए खतरा बनता रहा है। अब हम समझते हैं कि ये कोविड के बारे में हमें, चूंकि वायरस तो हमारे वातावरण में पहले से मौजूद हैं और इसमें जो हमारी जो अपनी सीमाएं हैं वायरस को रोकने की, लेकिन जो कोविड आया तो ये अन्य वायरस से कैसे अलग है और ये आखिर क्यों ये महामारी का एक शक्ल ले लिया देखते ही देखते। 6 महीने के अंदर ही अभी ये कोविड से परिचित हुए दुनिया को लगभग 6 महीने हुए हैं और इस 6 महीने में ये पूरी दुनिया जो है इसके सामने त्राहिमाम है। तो ये आखिर कोविड-19 को हम कैसे एक वायरस से अलग समझें? वायरस के कंट्रोल करने के लिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन की जानकारी बहुत ज़रूरी है जी। मतलब वायरस चूँकि लिविंग नहीं है, वो जीवित जंतु नहीं है, तो वो किसी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा जी। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की चूँकि जानकारी नहीं है जी। विशेष इस माने विस्तृत जानकारी अभी तक लोगों के पास नहीं है, इसीलिए उसके ट्रांसमिशन को हम लोग पूरी तरह चेक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए स्प्रेड किया। सेकेंड थिंग, जो वायरस है ये रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड है, इसलिए ड्रॉपलेट्स जो होता है मैंने छींकते हैं हम लोग हैं चाहे खांसते हैं, तो ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा या नोजल डिस्चार्ज के थ्रू स्प्रेड करता है जी। तो जैसे ही कोई आदमी छींकता है, जब छींकता है तो देखिएगा कि वो उसको छींक में करोड़ों वायरस एक साथ आते हैं जी। तो इसके कारण वो काफ़ी लोगों को संक्रमित करता है। अगर आप अपने आप को उससे अलग नहीं किए हुए हैं तो जी। तो एक वायरस एक व्यक्ति से जो है करोड़ों ये निकलता है, तो इस वजह से जो है ये कोविड जो है वो इसकी जो थोड़ी मारक क्षमता के बारे में कहते हैं कि ये किसी व्यक्ति को जो इन्फेक्टेड जो करता है उसका जो अलग अलग देशों में इसको अलग अलग इसकी जो एक व्यवहार है जो है इस वायरस का वो देखा जा रहा है। कहीं पे इसमें संक्रमित हो रहे हैं, कहीं पे वहाँ पर डेथ रेट कम है, कहीं पे संक्रमण की संख्या तो कम है लेकिन डेथ रेट ज़्यादा है। तो ये आखिर कोविड को कैसे समझा जाए कि ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्यों ये व्यवहार कर रहा है? संक्रमण, कोविड का संक्रमण जो है रेट ऑफ इन्फेक्शन 2 चीज़ पे ये करता है। एक तो मतलब हम लोग का जो सोसाइटी के अंदर का जो आचार व्यवहार है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर हम लोग डिस्टेंस, सब 2 चीज़ अभी तक जो निकल के जो अभी तक जो बीच में जो सारी जितनी घटनाएं हुई हैं जी, उसमें 2 चीज़ें निकल के आई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण मतलब हथियार है जो कि हम लोगों को ये करता है। दूसरी चीज़ मास्क यूज़ करना हम लोग को बहुत ज़रूरी है, मास्क करना और हाथ को धोना। तो इन्फेक्शन अलग अलग जगह पे माने सामाजिक व्यवहार के कारण सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है कि सामाजिक व्यवहार दूसरा है क्या कि कभी कभी चूँकि विषाणु जो है इसका न्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल एक्सपोज रहता है तो समटाइम्स म्यूटेशन के भी चांसेज हैं उसमें जी। तो इसके कारण भी मतलब अलग अलग जगहों पे अलग व्यवहार होगा। तो इसमें हम श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि जो बात निकल के आई कि हमारे देश ने इस पे बहुत ही त्वरित एक निर्णय लिया गया और लॉकडाउन किया गया और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया सरकार के जो निर्णय के साथ। तो यहाँ पर इसका असर जो है कम रहा और बाकी देशों में और जो हमारे जो व्यवहार, हमारी जो संस्कृति है, पहले से ही हम लोग चाहे वो हाथ जोड़ने की परंपरा हो, चाहे लोगों का मिलना जुलना हो, व्यवहार हो, तो इस प्रकार हम जो दूसरे देशों में हम देखते हैं तो वहाँ पर रहन सहन, लोगों का मिलना जुलना, जो एक कांटेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा डिफरेंट था। तो हो सकता है कि इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा स्प्रेड किया और वो ज़्यादा लोगों को शिकार बना पाया कम समय में। तो इस वजह से जो है शायद हम लोग बचे हुए हैं। तो निश्चित जी, सामाजिक जो ताना बना है हम लोग एक देश का जी, वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब रोल प्ले किया है इस कोविड को यहाँ पे स्प्रेड होने, मतलब कम स्प्रेड होने में। जी। दूसरी चीज़ है क्या
कि इम्यून सिस्टम पे बहुत मैटर करता है। तो इम्यूनिटी हम लोग का मतलब जो कहिए इम्यूनिटी के कारण हम लोग का डेथ रेट मतलब रिलेटिव वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में रिलेटिव कम है। ये बहुत ही अच्छा पहलू और सुखद पहलू है इस कोविड महामारी के बीच में कि जो और इस बीच में जो एक तरह से पूरे मानव समुदाय का एक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक शक्ति परीक्षण इसे मान लिया जाए और ये माना जाए कि किन में ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता थी। हम अपने देश में भी देखें तो 2 शहर इससे सबसे ज़्यादा जो आक्रांत हैं, एक मुंबई और एक दिल्ली, जहाँ पर लोगों को इन्फेक्शन होने के भी ज़्यादा रेट है और वहाँ पर डेथ रेट भी है। तो ऐसे में बिहार के बारे में हम आते हैं तो हमारा भागलपुर है, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि पूरे विश्व में भी अगर देखा जाए तो अग्रिम पंक्ति में है, जो सबसे ज़्यादा जो लोग जो रिकवर कर रहे हैं और सबसे जो अच्छे तरीके से इस कोविड की लड़ाई में सफलता हासिल कर रहे हैं। तो हमारे जो ग्रामीण भाई हैं उनको एक इसके बारे में थोड़ा बता दें कि वायरस का जो म्यूटेशन जो है वो सुनते रहते हैं कि मीडिया में कि ये हो जाएगा तो इसमें हम जल्दी से इस पे जीत पा लेंगे, या फिर हम इसका एक टीका आ जाएगा तो हम इस पे जीत पा लेंगे। तो अब आगे का जो भविष्य है वो हमारा जो एक वायरस कोरोना वायरस के साथ जो सामंजस्य है तो हम इसके साथ मिलकर चलेंगे। तो ये क्या म्यूटेशन से हम इस पे जीत पाएंगे या फिर कोई टीका आ जाएगा? नहीं, म्यूटेशन तो प्रकृति में होने वाली अनवरत प्रक्रिया है जी, जो सारे जीव जंतुओं पे होता रहता है जी। और चूंकि इसका मतलब न्यूक्लिक मतलब जेनेटिक मटेरियल एक्सपोज्ड है, इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन का रेट ज़्यादा होता है। ये बात सही है। म्यूटेशन को हम सहजता से समझें तो उसको क्या कहेंगे हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए? म्यूटेशन का सीधा सीधी मतलब होता है एक ऐसी दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना बल्कि बोलिए जी, एक प्राकृतिक दुर्घटना जिसके कारण उसके आनुवांशिक जो गुणों में गुण जो गुणों को जो वर्ण करते हैं माने बायोकेमिकल सब्सटेंस दैट इज माने आरएनए या डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, मतलब केमिकल उसमें रासायनिक परिवर्तन जी। कहने का मतलब कि पारिवारिक अथी प्राकृतिक घटना जिसके कारण जैव रासायनिक परिवर्तन उसके आनुवांशिक गुण को वर्ण करने वाले मतलब बायोकेमिकल सब्सटेंस में होता है। तो ये अनवरत चलता रहता है, इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत एक्सपोज्ड है, इसीलिए उसमें ज़्यादा म्यूटेशन का चांसेज है। बात सही है। तो अब इसमें हम आते हैं कि ये 2 तरीके से हम लोग जीत पा सकते थे, जो कि परमानेंट जीत की बात करें। अब यह है कि अब आगे की जो ज़िंदगी है बताई जा रही है कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना है, अब हमें इससे कोरोना को लॉक करना है, हमें अब लॉक नहीं रहना है। तो ऐसे में जो ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण सभ्यता और वहाँ की जो जीवन शैली और जो काम कार्य करने की जो डेली का दिनचर्या है, उसके तहत अब हमें किस तरीके से आगे व्यवहार करना चाहिए? पहले तो ग्रामीण परिवेश में देखिए कि साफ़ सफाई हम मतलब रखना बहुत ज़रूरी है। और ये पहले साफ़ सफाई ग्रामीण परिवेश में होता भी है, लोग रखते भी हैं। एक उनको एक प्राथमिकता देना होगा कि जो भी गंदगी को है एक जगह संग्रह करें। जी, गंदगी का संग्रहण एक जगह करें जी, ताकि उसको जला दिया जा सके या जो किसी माने या डिस्पोजअप किया जा सके। दूसरी चीज़ है क्या कि जैसे कि किसी दलान में देखिए कि सब एक ही जगह बैठते हैं, चौपाल में। तो सामाजिक डिस्टेंस जो है वहाँ पे थोड़ा सा 1-1 मीटर का बना के रखना चाहिए जी। और गांव के लोग को देखिए कि गमछा यूज करते हैं जी, मास्क नहीं लगाएं तो गमछा से ही अपने मुंह को क्या कर सकते हैं कि वो बांध सकते हैं जी। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कि गांव में व्यवहार के तौर पर लोग ऐसे बहुत कोशिशें हुई तंबाकू का, लेकिन वहाँ पर तंबाकू खाने की परंपरा अभी भी है। लोग एक दूसरे से तंबाकू का आदान प्रदान करते ही हैं। तो ये उनके लिए कितना ज़्यादा ये हो सकता है? नहीं, ये चीज़ बहुत बड़ा मतलब कारण बन सकता है संक्रमण को वाहन माने ट्रांसमिट करने जी। हाँ, तो इसीलिए इस पे तो सही में ये बहुत
मैंने कंसस ढंग से इसको रोकना पड़ेगा। तो एक बात हो गई कि हमें जो आप तंबाकू जो लोग व्यवहार कर रहे थे वो पहले से ही आप उससे ज़्यादा खतरे में थे, अपने जीवन को डालते थे और आगे भी आप इसमें खतरे में पड़ेंगे, एक वायरस के भी चपेट में आ सकते हैं। तो चूंकि वायरस कोरोना से जीतने का एक ही मंत्र है कि आप इसे लोगों से दूरी बनाना, तो दूरी बनाने में आपको ये एक बड़ी बाधा है। दूसरी चीज़ कि गाँव में जो जितने भी छोटे छोटे समारोह चाहे ये हैं, लोगों को मिलजुल कर करते हैं, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे वो कोई व्रत हो, त्यौहार हो, सब कुछ जो है वो मिली जुली संस्कृति सबकी है। तो ऐसे में अब जो है क्या उसमें बदलाव की आवश्यकता? बिल्कुल सहभागिता होनी चाहिए, लेकिन वो सहभागिता जो है सामाजिक सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। उसमें संख्या बल कम हो, पहले जैसे सारे लोग जमा हो जाते थे, अब वैसे नहीं। उस मैंने कोई भी कीर्तन चाहे कोई भी सामाजिक अनुष्ठान जो भी होता है उसमें मतलब उतने ही लोग भाग लें जितना कि उनको ज़रूरत है। जी, अब हम आखिरी एक ये जानना चाहेंगे कि एक वैज्ञानिक के तौर पर कोविड और हमारे आगे के जीवन के बारे में जो एक सामंजस्य है उसके बारे में क्या एक राय देना चाहेंगे अब हमारे श्रोताओं को? नहीं, इससे डरना नहीं है, हम लोग को इसके साथ ही रहना। और मतलब वो निश्चित रूप से ये महामारी हमारे सामाजिक मूल्यों को बुरी तरह प्रभावित किया है, इसीलिए इससे डरना नहीं, निडर होकर रहना है। लेकिन 2-3 चीज़ एकदम करना है। पहली चीज़ को सामाजिक डिस्टेंस, दूसरा हाथ, मतलब जो हाथ हम यूज करते हैं, हाथ जो है साबुन से नियत अंतराल पे हमेशा साफ़ करना चाहिए, या साबुन से नहीं कर सकते हैं तो अल्कोहल युक्त जो सैनिटाइजर मिलता है उसको यूज़ कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, फेस को बंद करके रखिए, ढक करके रखिए, या तो मास्क से या गमछा से किसी भी ढंग से रख के रहिए। बचाव ही उपाय है। जी, बचाव ही उपाय है। एक इसमें हम और जोड़ना चाहेंगे कि जो कोरोना काल हम इसको बोलते हैं, सो कॉल्ड तथाकथित तौर पे कोरोना काल, तो इसके आखिरी चरण में अब इम्यूनिटी की बात हो रही है कि ये खा लेंगे तो हम बच जाएंगे। तो क्या एक वैज्ञानिक के तौर पे आप मानते हैं कि खा पी करके, कुछ काढ़ा पी करके या फिर ऐसे नहीं, इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगा, जी इम्यूनिटी हम लोग का स्ट्रांग होगा, क्योंकि कोई भी ऑर्गन पैथोजन जो बीमारी करने वाला जो कारण है या कारक हम लोग के शरीर पर जो आक्रमण करता है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम उसको रोकता है। तो अगर इम्यूनिटी हम लोग का स्ट्रांग रहेगा तो इन्फेक्शन का चांसेस ऐसे भी घट जाता है। तो इस हिसाब से जैसे तुलसी का काढ़ा, ये सब मतलब अजवाइन या फिर ये इस तरह की जो बातें आ रही हैं कारगर है, जो आयुष विभाग जो है बता रहा है वो वास्तव में कारगर है। तो इस प्रकार से सभी जो हमारे श्रोता बंधु हैं, किसान भाई हैं, हमारे जो सामुदायिक रेडियो के जो नियमित श्रोता हैं, उनको हम यही सलाह देना चाहेंगे। अपना मिशन कोरोना कार्यक्रम जो कि यूनिसेफ और CRA के संयुक्त प्रयास से हमारे FM ग्रीन पर चलाया जा रहा है कि अब जो है वो कोरोना काल में हमें जीने की आदत डालनी होगी। और जिस तरीके से हमारे जो आचार व्यवहार अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि बिना हाथ धोए किसी चीज़ को टच नहीं करना, या फिर हम जब भी मंदिर में जाते हैं आप सीधे सीधे मान लें कि तो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि जूते उतार देने, ये हमारे व्यवहार में है, ये हमारे संस्कार में। तो आप जो बातें बताई जा रही है कोरोना से लड़ने के लिए, उसे भी आप अपने व्यवहार और अपने संस्कार मानकर करें, क्योंकि ये इसी के साथ अगर हमें लंबे समय तक जीना है, एक पीढ़ी तक जीना है, तो अब हमें अपने व्यवहारों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं से जुड़ने के लिए। मिशन कोरोना कार्यक्रम में अब आगे की जानकारी अनु क्या दे रही हैं, आइए सुनते हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी है और ज़िंदगी की दिनचर्या में कुछ ऐसे काम शामिल हैं जो करने बहुत ज़रूरी हैं, और तभी हम जिंदगी को जी पाएंगे। जैसे कि हमारे किसान भाई हर रोज खेत पर जाते हैं, चाहे कोरोना का संक्रमण हो, इस बीच भी वो खेत पर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें फसलों की कटाई करनी है, थ्रेसिंग करनी है, बुआई करनी है, और ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए उनके लिए कुछ सावधानियां हैं। अगर वो खेत पर जा रहे हैं तो क्या करें, क्या ना करें, और ज़रूरी है कि हम अपने किसान भाइयों के लिए वो सावधानियां बताएं। जैसे आप खेत में फसल काटने और
खाना खा रहे हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच कम से कम 5 मीटर की दूरी बनाए रखें। और हाँ, खाने के बर्तन आप अलग अलग रखें और इस्तेमाल करने के बाद आप उसे अच्छी तरीके से सर्फ साबुन से धो सकते हैं। कटाई के दौरान सभी व्यक्ति अपनी अलग अलग पानी की बर्तन रखें और मुंह पर गमछा और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। खेत में आप पर्याप्त मात्रा में पानी रखें ताकि आप हाथ धो पाए। इसके अलावा आप साबुन और सैनिटाइजर भी रख सकते हैं। उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रों को आप बार बार साफ करें और कटाई करने वाले सभी व्यक्ति अपने अपने ही उपकरण को काम में लें। साथ ही कटाई के दौरान बीच बीच में अपने हाथों को साबुन के पानी से अच्छी तरह साफ करते रहें। फसलों की कटाई के दौरान पहले दिन पहने कपड़े दूसरे दिन काम में ना लें। काम में लिए कपड़ों को अच्छी तरह धोकर धूप में सुखाने के बाद ही दोबारा काम में लें। और अगर यदि किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द इसके लक्षण दिख रहे हैं तो उन्हें फसल कटाई काम में ना लगाएं, उन्हें अलग रखें और तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य कर्मी को सूचित करें। थ्रेसिंग काम के दौरान भी इसी प्रकार के सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और खाने पीने के बर्तनों का इस्तेमाल करें और सावधानियों को पूर्ण रूप से गंभीरता में लें और इसका पालन करें। तो दोस्तों, ये तो बातें हो गई हमारे किसान भाइयों के लिए, लेकिन दिनचर्या की बात करें तो हमें अपनी दिनचर्या में बाजार भी जाना होता है, क्योंकि हमारी ज़रूरत की सामान हमें बाजार से ही मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर संक्रमित सतह को छूने के बाद अगर आप उन हाथों से आँख, मुंह या चेहरा छूते हैं तो वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। और आप सभी को पता है कि बाजार में हर किस्म के लोग, अलग अलग जगह से लोग आते हैं जो संक्रमित भी हो सकते हैं। और इसीलिए अगर आप बाजार जा रहे हैं, आप मास्क लगाएं और चेहरे पर हाथ रखने से रुकें। खासकर सब्जी की दुकानों पर आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब अगर आप बाजार जा रहे हैं तो आप खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं कोरोना संक्रमित होने से बचने के लिए। खरीदारी के लिए घर से थैला ले जाने की जगह दुकान पर मिलने वाले डिस्पोजल प्लास्टिक या कपड़े की थैली में ही सामान लाएं। घर में सामान लाने के बाद इस थैली को कूड़ेदान में फेंक दें। अगर आप कपड़े के थैले में सामान लाए हैं तो उसे दोबारा इस्तेमाल करने से पहले साबुन पानी से धो लें। सामान यदि डिस्पोजल पैकेट में है तो उसे साफ डिब्बे या बर्तन में निकाल लें। सब्जी या फल लेकर आप आए हैं तो उन्हें फ्रिज में रखने से पहले अच्छी तरह धोकर सुखा लें। दूध की थैली से दूध निकालकर बर्तन में रखने से पहले थैली को ज़रूर धुल लें और दूध गर्म करने के बाद ही प्रयोग करें। और मैं आपको बता दूं कि रिसर्च में पाया गया है कि प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील पर वायरस 72 घंटे, कार्डबोर्ड पर 24 घंटे जिंदा रहता है। और इसीलिए बाजार से घर के अंदर सामान लाने से पहले उसे घर के बाहरी हिस्से में 72 घंटे के लिए रख दिया जाए तो वायरस निष्क्रिय हो सकता है और ऐसे में आप संक्रमित होने से बच सकते हैं। अब खरीदारी करते समय आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये भी जान लेते हैं। खरीदारी से पहले लिस्ट बनाएं और सबसे ज़रूरी चीज़ों को खरीदने में ही आप ध्यान दें। वायरस से बचाव के लिए सिर्फ उस सामान को हाथ लगाएं जिन्हें आपके लिए खरीदना बेहद ज़रूरी है। और खरीदारी में हड़बड़ी ना करते हुए वहां मौजूद व्यक्ति के हटने का इंतज़ार करें और दुकानदार को सामान का पर्चा दे दें। कुछ देर बाद सामान जाकर ले आएं। होम डिलीवरी सुविधा अगर उपलब्ध है तो घर पर सामान मंगाने को प्राथमिकता दें। दोस्तों, हमारी जो आस्थाएं हैं, विश्वास हैं, वो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं और इसीलिए हम अभी तक अपनी आस्था जो है वो भगवान पर, अपने अल्लाह पर, अपने गॉड पर बनाए हुए हैं कि ये वायरस, ये संक्रमण जल्द ही खत्म हो जाए। और इसीलिए चाहे कुछ भी हो, कोरोना का संक्रमण भी है, फिर भी हम अपने धार्मिक स्थल पर जाते ही हैं। और इसीलिए आप अपने धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो आपको इस समय सावधानियों के साथ जाना होगा, जैसे कि प्रवेश द्वार पर हैंड हाइजीन के लिए सैनिटाइजर, डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है। जिन लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं होंगे उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति मिल सकती है। मास्क या फेस कवर होने पर ही धार्मिक स्थल में जाने की अनुमति है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। आगंतुकों को जूते चप्पल अपनी गाड़ी में खोलकर आना चाहिए। जरूरत पड़ने पर जूते चप्पल को निर्धारित जगह पर खुद रखना चाहिए। और धार्मिक जगहों में प्रवेश और बाहर निकलने के लिए अलग अलग दरवाजे का इंतजाम होना चाहिए। प्रवेश के लिए लगी लाइन में कम से कम 6 फुट की दूरी होनी चाहिए
धार्मिक जगहों पर मूर्तियों और पवित्र पुस्तकों को नहीं छूना चाहिए। सामूहिक प्रार्थना से बचना चाहिए। प्रार्थना के लिए दरी ना बिछाएं। श्रद्धालुओं को अपनी चटाई, आसन या कपड़ा लेकर खुद आना चाहिए। चढ़ाव कैश में देने की जगह डिजिटल ट्रांसफर को आप प्राथमिकता दे सकते हैं। गायन समूहों की मनाही होनी चाहिए और इसकी जगह रिकॉर्डेड भजन बजाए जाने चाहिए। भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। परिसर और पार्किंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाना चाहिए। परिसर की दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। और हाँ, सामुदायिक रसोई, लंगर का खाना बनाते और बांटते समय दूरी का खास ख्याल रखना चाहिए। धार्मिक स्थलों के फर्श दिन भर में कई बार साफ होनी चाहिए। और याद रखें, आप अगर मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च जा रहे हैं तो भीड़ से बचें। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतने की जरूरत है। हमें अपने व्यवहार में कुछ चीज़ों को शामिल करना होगा। चेहरा कवर करने के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साफ सफाई अपनाना होगा। हाथों को लगातार धोते रहना होगा। इन्हीं अच्छी आदतों को अपनाकर हम हर संक्रमण से बच सकते हैं। श्रोताओं, बहुत सारी जगहों पर आपको समारोह में जाना ज़रूरी है, तभी जाएं। अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप वहाँ ना जाएं। और अगर आप जाते भी हैं तो सावधानी के साथ जाएं, जैसे कि मास्क पहने रहें, अपने साथ हैंड सैनिटाइजर रखें, दूसरों के कपड़ों और तौलियों और रुमाल को इस्तेमाल ना करें, अपने कपड़ों को अलग जगह सुखाएं। और जिन्होंने समारोह को ऑर्गेनाइज किया है उनके लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम लोग को समारोह में बुलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, ज़िंदगी को बनाए रखने के लिए काम करना ज़रूरी है, तभी हम आर्थिक तरीके से मजबूत हो पाएंगे। और अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि आप संक्रमण से बच सकते हैं। जैसे कि ऑफिस में आप 8 से 9 घंटे बिताते हैं और ऐसे में इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। वहीं ऑफिस में चाहे कितनी भी साफ सफाई क्यों ना हो, लेकिन आपको ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले अपना वर्क स्टेशन साफ करना चाहिए। वर्क स्टेशन के साथ आपको कीबोर्ड, माउस जैसे चीज़ों पर जहां पर बार बार सभी के हाथ लगते हैं उसे भी साफ करने चाहिए। रेगुलर हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजिंग बहुत ज़रूरी है। आपको हैंड सैनिटाइजर्स वर्क प्लेस पर भी कैरी करना चाहिए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप हाथों की साफ सफाई पर पूरा ध्यान रखें। अगर आपके हाथ साफ हैं तो सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि किसी भी वायरस और बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। आपको अगर खांसी, जुकाम या कफ की समस्या है या आपके ऑफिस में किसी को भी ये समस्या है तो आप ये ना समझें कि ये कोरोना वायरस ही है, बल्कि तुरंत चेकअप कराएं। साधारण फ्लू भी हो सकता है, फिर भी आप मास्क, टिश्यू जैसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। तबीयत ज़्यादा खराब है तो आप घर पर रहकर पूरी तरह ठीक होने के बाद ही ऑफिस दोबारा ज्वाइन करें। और अब बात करते हैं हमारे घर के छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों की। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा असर उन पर ही दिख रहा है। घर पर रहकर वो चिड़चिड़े स्वभाव के होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि WHO ने कुछ गाइडलाइन भी जारी किए हैं जिससे कि माता पिता अपने बच्चों की जिंदगी में रंग भर सकते हैं, यानी कि उन पर अपना ध्यान देकर उनके तनाव भरे इस वातावरण को खुशहाल वातावरण में भर सकते हैं। जैसे बच्चे हर चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। अगर वो कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारियाँ आपसे पूछ रहे हैं तो आप उन्हें हमेशा बताते रहें, उससे जुड़ी हर छोटी जानकारी बताते रहें और साथ में सावधानियाँ बताना तो बिल्कुल ना भूलें। आप उनके सामने जैसा करोगे बच्चे भी वैसा करेंगे, तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले आप सावधानी बरतो और आपको सावधानी बरतते देख आपके बच्चे भी वैसा ही करेंगे। दूसरी बात यह है कि बच्चे हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो अगर आपके पास कुछ ऐसा टैलेंट है तो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं और ऐसे में ज़रूरी है कि उन्हें मानसिक तरीके से मजबूत बनाया जाए। तो उनके खाने पीने, सोने, जगने, खेलने का आप एक निश्चित समय बना दें, यानी कि रूटीन बना दें, और इससे बच्चे अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत समझते हैं और साथ ही उन्हें साफ सफाई का भी खास ख्याल रखने को कहें। तो इस प्रकार आप खुद को, अपने बच्चे को और अपने पूरे परिवार को इस संक्रमण से बचा सकते हैं। तो ये था यूनिसेफ CRA के प्रयास से प्रसारित मिशन कोरोना का पहला भाग। आपको बता दें श्रोताओं, इसका पुनः प्रसारण आप 25 जून और 28 जून को दोपहर के 3 बजे सुन सकते हैं।
तो अब मुझे अनु और मैं ईश्वर चंद्रा आप सभी से इजाज़त लेना चाहता हूं और आपसे हम फिर से मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार।